मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, भूमि सर्वेक्षण को लेकर कुछ ऐसे मामले हैं जिसको अगर आप सुनिएगा तो आपको लगेगा कि किस तरह सरकार ने योजना बनाई और अफरा तफरी में यह काम शुरू कर दिया। इसके पीछे मंशा क्या थी? कुछ पत्रकारों का जो इस पर पैनी नज़र रखे हुए हैं, उनका मानना यह है कि सरकार राजनीतिक लाभ के लिए ये सर्वे करा रही है। इसमें वैसे बहुत से ज़मीन है, हजारों एकड़ ज़मीन है जो गरमजरुआ आम है, जिस पर लोगों ने कब्जा कर रखा है। सरकार उन सारे ज़मीनों को लेकर और फिर उस ज़मीन को जो वैसे लोग हैं जो बेघर हैं, जो जिनके पास जो भूमिहीन हैं, उनके बीच में ये बांटकर और उसका लाभ लेना चाहती है, राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। ये कुछ लोगों का मत है। कुछ लोगों का मत है कि नहीं, ऐसी बातें नहीं है। लेकिन एक बात तो है कि सरकार ने ये जो काम शुरू किया, इसकी पूरी तैयारी नहीं की थी। अगर जैसी मांग भी उठ रही कि अगर इन सारे चीज़ों को पंचायतवार किया जाता तो निश्चित रूप से उसका लाभ होता। लाभ ये होता कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है जो सरकार के पास उपलब्ध है, वो पंचायतों को उपलब्ध कराई जाती और जो ग्रामीण हैं, जिनको अपने ज़मीन का खाता खेसरा या रकबा या जमाबंदी कुछ भी उनको अगर लेना होता तो वो सारी व्यवस्था मिल जाती उनको पंचायत से, और पंचायत में ही वो फॉर्म जमा करते, पंचायत में ही वो वंशावली जमा करते। तो उस स्थिति में आप समझ सकते हैं कि बहुत सी चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। इसलिए कि पंचायतवार जब होता तो पंचायत के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको हर चीज़ की जानकारी होती है। वंशावली में आपने क्या गलत किया, क्या सही किया, वो वहीं क्षण के सामने आ जाता कि आपने सही किया है या गलत किया है। ज़मीन पर कोई विवाद है या नहीं है, ज़मीन के कितने हकदार हैं, कितने हिस्सेदार हैं, ये सब पंचायत स्तर पर स्वतः स्पष्ट हो जाता। चूँकि पंचायत के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो मुखिया हैं, जो उप मुखिया हैं, जो वार्ड पार्षद हैं, ये सारे चीज़ों को जानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसे कर दिया गया अंचल में, और अंचल में जाने के बाद आप जान रहे हैं कि भ्रष्टाचार किस तरह चल रहा है। अब कुछ चीज़ें और भी हैं जिसको जानना जरूरी है। देखिए, ये बात तो सही है कि बहुत दिनों के बाद ये हो रहा है। पहली बार 1919 में ये सर्वे हुआ था, उसके बाद में 24 में हो रहा है। मतलब कि लगभग आप मान के चलिए कि 105 वर्षों के बाद ये हो रहा है। बीच में रिविजनल सर्वे भी हुआ था। तो कैडेस्ट्रल सर्वे जो शुरुआती दौर में हुआ था वो लगभग ये मान के चलें कि उपलब्ध नहीं है। हाँ, रिविजनल सर्वे उपलब्ध है सरकार के पास, इसमें भी शक नहीं है। लेकिन रिविजनल सर्वे के बारे में बताया जाता है कि वह सर्वे ज़मीन पर नहीं हुआ था, वो रिविजनल सर्वे, इसलिए उसमें तमाम तरह की गलतियां थीं। और वो गलतियां उस समय जो ज़मींदार किस्म के लोग थे या जो दबंग किस्म के लोग थे, उन्होंने वो गलतियां कराई थी जानबूझकर, और गलतियां की गई थी। अब उस आधार पर अगर आप सर्वे कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वो सर्वे गलत होगा। कहीं कहीं जहाँ कैडेस्ट्रल सर्वे है वहाँ पे कैडेस्ट्रल सर्वे और रिविजनल सर्वे दोनों को मिलाकर किया जा रहा है, कहीं कहीं केवल रिविजनल सर्वे के आधार पर किया जा रहा है। मतलब जिसे आधार बनाकर आप कर रहे हैं, जब उसी में गलती है तो सर्वे सही होगा, यह तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह इस पर खड़ा होगा ही होगा। अब देखिए कि कैडेस्ट्रल सर्वे की ही बात करें तो कैडेस्ट्रल सर्वे में हमारे दादाजी ने कोई या हमारे परदादा ने के नाम पर खतियान है। कैडेस्ट्रल सर्वे में जो खतियान बना है मेरे दादा या परदादा जी के नाम से बना है। उसके बाद दादाजी ने उस ज़मीन को बेच दी। उसके बाद में वो ज़मीन किसी तीसरे को गया, चौथे को गया, जो भी गया, लेकिन खतियान में तो आज भी मेरे दादाजी का नाम है। और अब वो ज़मीन जब हम देख रहे हैं तो पता चल रहा है कि बहुत कॉस्टली हो गया। उस समय उस ज़मीन की कीमत 500 रुपये थी, आज के दिन में 50 लाख है। तो क्या हम वो खतियान लेकर चले जाएंगे
कि ये मेरे परदादा जी के नाम पर है और हमने अपना वंशावली बना लिया तो वो मुझे मिल जाएगा। और अगर खतियान के बदौलत मिलना है तब तो फिर वो सर्वे गलत हो गया। या मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के ने जो वो ज़मीन खरीदा, उसके यहाँ बाढ़ आ गया, उसके पास नहीं है, कोई कागजात नहीं है। या पुराने समय में आप देखिएगा कि बहुत से लोग ऐसे थे जो ज़मीन ले लेते थे लेकिन दाखिल खारिज नहीं हो पाता था। उस स्थिति में क्या होगा? तो ये कहीं ना कहीं भ्रम का विषय है, और ये भ्रम का विषय बहुत हद तक दूर हो जाता अगर ये पंचायतों के स्तर पर काम हुआ होता। दूसरी बात कि अब जैसे रसीद की मांग हो रही है, अब किसी को ज़मीन दे दिया गया और ज़मीन देने के बाद मालगुजारी माफ़ हो गया। आपको याद होगा कर्पूरी ठाकुर के समय उन्होंने बहुत से जिनको ज़मीन दिया गया था लोगों को, गरीब लोगों को, उनका मालगुजारी माफ़ कर दिया था। तो जब मालगुजारी माफ़ कर दिया गया था तो रसीद तो उसने कटाया नहीं होगा, और जब रसीद नहीं कटाया है तो वो कहाँ से साक्ष्य देगा? जो उसे ज़मीन दिया गया वो उस चिरकुट का क्या महत्व है वो जानता नहीं था। झोपड़ी का घर बाढ़ आया या अगलगी हुई या किसी भी तरह से, वो कागज़ उसके पास नहीं है और रसीद भी नहीं है, क्या होगा उसका? तो ये सारी चीज़ें हैं जिस पर ध्यान देना चाहिए था, जो ध्यान नहीं दिया गया। हालांकि इसका विरोध भी हुआ, और इसके विरोध को लेकर बजाबते मंत्री जो हैं, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल जी, उन्होंने कहा कि नहीं, ये कुछ लोग जो सरकारी ज़मीन को हड़पे हुए लोग हैं वही इसका विरोध कर रहे हैं, बाकी किसी को इससे मतलब नहीं है। क्या आपको मतलब है? उन्होंने पत्रकारों से पूछा, और साथ में कहा कि वो जो नेता पटना में बैठे हुए हैं जिनको काम नहीं है और भूमाफिया हैं, वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि नहीं, सर्वे तो होगा, हर हाल में होगा, और सरकार ने ये एक बहुत कड़ा और बड़ा फैसला लिया है। लेकिन जब विपक्षी नेताओं की बात आए तो देखिए कि कांग्रेस के नेता हैं शकील अहमद खान, उन्होंने तो गजब कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो भूमि माफिया की बात कर रहे हैं, ये शकील अहमद का कहना है। ये सुनिए पहले क्या कहा। वजह से बहुत परेशानी है। गवर्नमेंट के पास अपना रिकॉर्ड भी ठीक नहीं है, अपना रिकॉर्ड पुराना है, सही नहीं है। स्टाफिंग की कमी है, नंबर ऑफ स्टाफ की जितनी ज़रूरत है, जितनी स्पेस चाहिए इसके लिए, जिस तरह से उनको पंचायत वाइज जा करके काम करना चाहिए, वो काम हो नहीं रहा, और भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा है। मंत्री जी खुद ही एक तरह से झूठ बोल रहे हैं, ऐसे भी झूठ बोलते हैं, उनकी आदत है। तो भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगा सकते हैं। आप देखिए कि वंशावली से लेकर के और उसका खतियान से लेकर के सब में अच्छी खासी दुश्वारियां लोगों को सामने पेश आ रही हैं। और भ्रष्टाचार, यही तो मैं कहता हूं, हजारों लाखों आप कर्मचारियों का सर्वे करवाइए, उनकी आर्थिक स्थिति का सर्वे करवा लीजिए, और अंचल अधिकारी का करवा लीजिए, और जब ट्रांसफर पोस्टिंग होता है तो विभाग के बड़े बड़े अधिकारियों को करवा लीजिए, पता चल जाएगा क्या हो रहा है। तो सुना आपने। तो एक तरफ मंत्री महोदय कह रहे हैं कि भू माफियाओं का काम है, और दूसरी तरफ कांग्रेस नेता उन्हीं को भू माफिया बता रहे हैं। तो गजब की स्थिति है। राजनीति में होता क्या है कि जब कोई भी मामला राजनीतिक बन जाता है तो मूल चीज़ जो है उससे भटक जाता है। आम आदमी की समस्या से मामला भटक जाता है, और राजनीतिक छींटाकशी में एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाने में पब्लिक को उलझा दिया जाता है, और वही स्थिति फिर कहीं ना कहीं ये चल रही है। लेकिन इससे भी बड़ा एक मामला आ गया है, जो है भ्रष्टाचार का। भ्रष्टाचार को लेकर भी बहुत मामला है। देखिए, ये पहले एक वीडियो देखिए आप। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ऊपर से पहुंचे समझे कुछ प्रोग्राम कर चलिए कमाएंगे, कहा मेहनत करेंगे, 12 घंटा गाएंगे, झाल बजा के हरमुनिया बजा के सब गाएंगे। और सामान तो झाले बजाता जी।
ये हमारा काम वो है जल्दी काहे नहीं कोर्ट खत्म में बैठे करा देंगे, हैं कोर्ट जिसने बैठे करा पहले भी करा देंगे, उनका तो जरा बस वो बात करा अगर मंगलवार को बजे हम क्या 10 वाला नहीं को बजे जाइए 20 को रख दीजिए 20 को 20/8 अगले दिन अगला महीना में 20 टाइम नहीं देखी साहब ऐसे चल रहे हम लिखे तो वो बैठा काफी लोग टाइम एक लेकर मिनट भैया कब गई हम ये बताइए हम बैठे चल रहे तो हम लिखे साल भर ऐसे हम लिखे मर चल रही ना आइए ना करा दें कोर्ट बैठे हैं कोर्ट बैठने दीजिए निकाल देंगे आज निकाल देंगे आज कोर्ट में बैठे कहाँ से निकालते हैं हम बैठेंगे। ये वीडियो आपने देखा, ये वीडियो सासाराम के गोरक्षरी के चकबंदी ऑफिस के ये जो बाबू हैं उन्हीं का है। इनका नाम बताया जाता है नंद किशोर। ये कितने आराम से पैसा ले रहे हैं और एक आदमी से नहीं कई लोगों से इन्होंने लिया, आश्वासन भी दे रहे हैं कि कोर्ट बैठेगा तो आपका काम हो जाएगा और खुलेआम ले रहे हैं। अब सरकार जो ये कह रही है, मंत्री महोदय ये जो कह रहे हैं कि इतने पर कार्रवाई हो गया, इतने पर कार्रवाई हो गया, तो कार्रवाई आप कर रहे हैं और भ्रष्टाचार पर रोक लग ही नहीं रहा है, तो क्या एक से A to Z सब पर आप कार्रवाई कर देंगे, सबको निलंबित कर देंगे, सबको हटा देंगे, तो काम कैसे होगा? इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कि सरकार को चलाने के लिए जो धमक चाहिए वो धमक नहीं है। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि कोई भी गलती सरकारी योजनाओं में या काम में होता है तो किसी व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाया जाता है। जैसे आप देख लीजिए कि बिहार में कई जगह पुल टूटा, एक नहीं दर्जनों पुल टूटे, रोज इस तरह की घटनाएं होती हैं, लेकिन क्या उस इंजीनियर पर जो शीर्ष पर बैठा हुआ है उस पर कभी कार्रवाई हुई? नहीं हुई। कार्रवाई होती है जो निचले स्तर के लोग हैं उन पर, और ऊपर वाले पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो वही स्थिति है यहाँ। बड़ा बाबू ले रहे हैं तो बड़ा बाबू ले रहे हैं, और ये गलती किसी के कार्यालय में हो रही है तो चकबंदी कार्यालय में होते, चकबंदी पदाधिकारी क्या कर रहे हैं? या तो वो उस पर रोक लगाते, उस पर नज़र रखते, या फिर वो शेयर ले रहे हैं, यही होता होगा और यही होता है। इसका सबसे बड़ा मिसाल दिया है चीन ने। चीन में भी बाढ़ आया, आपने देखा होगा, और जो बाढ़ आया और बांध टूटा और लोग चले गए, तो चीन ने उन सारे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की, और कड़ी कार्रवाई नहीं की, आप जान के आश्चर्य होगा कि एक तरह से कहें कि उनको मौत की सज़ा दे दी जिन लोगों ने वो काम किया था, और उसके बाद बांध टूटा और लगभग हजारों की संख्या में लोग चीन में मारे गए। तो सरकार ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आपके गलती से ये हुआ है, इसलिए आपको सज़ा दी जाएगी। बिहार में और भारत में ये सज़ा होती है, लेकिन ये सज़ा होती है निचले स्तर पर, जो अपनी आवाज़ उठा भी नहीं सकते हैं उस स्तर पर होती है, और छोटे जो छोटी मछलियाँ होती हैं उस पर होती हैं, जो वेल बैठे हुए हैं ऊपर, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और स्पष्ट आप देख रहे हैं कि एक मंत्री दूसरे मंत्री को कह रहा है कि भूमाफिया है, दूसरा तीसरे को कह रहा है भूमाफिया है। अब इसके बाद बाकी क्या बचता है आप स्वतः समझ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन यह स्पष्ट है कि अभी भी अगर सरकार चेत जाए, और चेत जाए का मतलब कि सारी चीज़ें पंचायतवार उपलब्ध कराई जाएं और ये कार्य पंचायतवार हो, तो निश्चित रूप से इसका लाभ होगा और सर्वे ढंग से हो पाएगा। अन्यथा सर्वे का देन यही होगा कि आपसी झंझट, थानों में केसों की बाढ़, और न्यायालय में जो केसों की संख्या है उसमें भी तेज़ी से एक बार बाढ़ आ जाएगा, और आपस में जो रिश्तों का ताना बाना है वो टूट रहा है और पूरी तरह टूटकर बिखर जाएगा। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो निश्चित रूप से हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। देखते रहें मत अभिमत। मित्रों, चैनल पर नए हो या अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना विचार जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।